नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं किस लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं आज इसलिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि जो कृषि पर्यवेक्षक या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसमें हॉर्टिकल्चर के पार्ट को या फिर हॉर्टिकल्चर का जो सिलेबस है उसे हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अपन कुछ बातें ऐसी मैं आपको बता देता हूं जो आपकी तैयारी के दौरान भी आपके काम आएगी और कृषि पर्यवेक्षक आप बन जाते हो तो उसके बाद में भी काम आए, ऐसी बातें भी मैं आपको बहुत सारी बताने वाला हूं आज। तो सबसे पहले ये देखें कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें सबसे जो टफेस्ट पेपर आया था वो 2012 का जो पेपर था सुपरवाइजर का, वो सबसे टफ पेपर माना जाता है। ठीक है, तो अपन इसको बेस मान के चलेंगे क्योंकि जो सबसे टफ पेपर आए हैं उसी को मान के चलना है कि भाई ऐसा ही पेपर इस बार भी आने वाला है। ठीक है, तभी अपन बहुत बेहतरीन अपनी जो है तैयारी को कर पाएंगे। इसके अलावा अभी वर्तमान में, क्योंकि 2012 में 2020 में बहुत फर्क है। ठीक है, तो 2020 में जितने भी हॉर्टिकल्चर के अच्छे अच्छे पेपर हो रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी का एआरओ का पेपर हो हॉर्टिकल्चर में, या फिर AARO का पेपर हो हॉर्टिकल्चर का, है ना, मैं आपको स्पेसिफिक आज हॉर्टिकल्चर की ही बात करूंगा। ठीक है, या फिर अभी जो सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती हुई थी AAO, उसमें हॉर्टिकल्चर के किस तरह के क्वेश्चन आए थे, या फिर और भी जो इससे भी अच्छे लेवल में जो एग्जाम होते हैं तो उनमें हॉर्टिकल्चर के कैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, उन सब को अपन जो है जैसे ही सिलेबस अपना कवर हो जाता है उनको अपन हल करेंगे। ठीक है, मैं आपको पेपर यहाँ पे लाऊंगा और हल करके आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से क्या होना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस में हॉर्टिकल्चर का कितना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले देखो, आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 20 प्रश्न हॉर्टिकल्चर के आएंगे। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ कि सबके कंप्लीट है। ये बात, प्रश्नों की संख्या 20 है और 60 नंबर के आएंगे। अब हॉर्टिकल्चर का सिलेबस कैसा है उसको पढ़ो एक बार, कि उद्यानिकी फलों और सब्जियों का महत्व। ठीक है, अब सब्जियों का महत्व में ये चीज़ें आती है कि भाई अपन सब्जियां खाते हैं तो इनका क्या फ़ायदा है। ठीक है, सब्जियां खाते ही क्यों हैं, तो सब्जियों के अंदर या फिर फलों के अंदर ऐसे कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से हम खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, या फिर फैट हो, या फिर कोई विटामिन या फिर कोई मिनरल ही क्यों ना हो। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर इस सिलेबस को ये जो पढ़ रहे हो इसके ऊपर अपने अलग से वीडियो बना रखा है और वो आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं तो आप अभी देखोगे। ठीक है, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पहले पूछ रखे हैं वो भी मैंने साथ में जब पढ़ाता हूँ मैं ये चीज़ भी क्लियर करता हूँ, ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया, ये फला फला एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई है। तो फिर भी इसमें अपने को आवश्यक लगता है कि भाई कि कुछ वास्तव में नया क्वेश्चन कोई बन गया है तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नवंबर लास्ट तक आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट कराएं ताकि आपके दिमाग में यूँ रहे कि भाई नहीं, एक बार यूँ कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हमने सिलेबस कर लिया है, अब रिवीजन करना रहा और क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो ये पहला टॉपिक हो गया उद्यानिकी फलों और सब्जियों का महत्व। तो सेकंड देखो, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य। वर्तमान स्थिति और भविष्य के कितने खतरनाक क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 2012 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे थे। सबसे पहला ऐसा था कि राजस्थान के अंदर फलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है। ठीक है, या अभी लेटेस्ट, तो उस समय कुछ ऐसे 53,000 के आसपास हेक्टर के अंदर जो एरिया था। तो इससे पहले लोगों ने सोचा नहीं था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो 2012 की बात हो रही है, तो वो सब चीज़ें अपन बेसिक चीज़ें इस टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन ये आया था 2012 में कि भारत के अंदर सब्जियों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन भी इस तरह के खतरनाक टाइप के आए थे, जैसे 5.98 मिलियन हेक्टर, 6.98 मिलियन हेक्टर, ठीक है, या फिर 7.98 मिलियन हेक्टर, इस तरह के ऑप्शन थे उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे पहले लोगों ने नहीं सोचा होगा कि भी ऐसा प्रश्न भी आ रहे हैं, मतलब। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ कि किस तरह के प्रश्न 2012 के पेपर में आए हुए थे। ये था कि भाई कुल फलों का उत्पादन भारत में कितना हो रहा है। ठीक है, यूँ पूरी लाइन ऐसे थी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के लेटेस्ट डेटा 2009 और 2010 के अकॉर्डिंग कितना एरिया, तो उसमें ये प्रोडक्शन कितना है, तो ऐसा था उसमें 65.5 मिलियन टन, ऐसे 75.5 मिलियन टन,
70.5 मिलियन टन इस तरह के थे, ठीक है। तो अपन इस वर्तमान स्थिति और भविष्य के अंदर जितने भी लेटेस्ट जो डेटा होंगे उनको अपन पढ़ेंगे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें और घबराएं नहीं कि भाई ये आप 2012 का जब पेपर देखोगे ना तो एक बार तो पसीना आ ही जाता है कि भाई ये क्या माहौल बन गया उस टाइम पे, ठीक है। तो अब अपन पहले से तैयारी करके चलेंगे और ये मान के चलेंगे कि 2012 से भी अब जो है टफ पेपर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। अब सिलेबस में आगे बढ़ो, ये वर्तमान स्थिति और भविष्य की बात होगी। भविष्य में कुछ योजनाओं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिलेबस के लास्ट में दे रखा है। फिर देखो आगे, फलदार पौधों की नर्सरी और प्रबंधन। ये नर्सरी वाला जो चैप्टर है ये सब्जियों में भी है, अपन आगे देखेंगे यहाँ कि सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन। तो फल और सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ लेंगे। और एक क्वेश्चन फिर 2012 का मैं दोहराना चाहता हूँ। मैं 2012 की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि सुपरवाइजर के जितने भी पेपर हुए उनमें सबसे टफ पेपर वो था, ठीक है। उसमें एक था कि टमाटर के लिए 1 हेक्टेयर के अगर आप बुआई करना चाहते हो तो कितना क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो उसमें यूँ था 225 मीटर स्क्वायर, फिर था ऐसे 425 मीटर स्क्वायर, 725 मीटर स्क्वायर, इस तरह के ऑप्शन थे, ठीक है। ये नर्सरी प्रबंधन का था। और 2015 की बात करें तो भी नर्सरी प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्सरी की जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उसका निर्जमीकरण या फिर स्टेरिलाइजेशन करने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आज दिन तक पूछे गए उन सबको हम लोग क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो प्लांट प्रवर्धन, प्लांट प्रोपगेशन के अंदर जितने भी ज़्यादातर सब्जियों का प्रोपगेशन तो बीज के द्वारा होता है, या फलों के केस में प्रवर्धन की जितनी भी विधियां हैं, एक बहुत लंबा टॉपिक है। यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है कि पादप प्रवर्धन, लेकिन देखा जाएगा तो ये बहुत बड़ा है। इसमें लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन की जितनी भी विधियाँ हैं, जैसे आप कलम ले लो, लेयरिंग ले लो, बडिंग ले लो, ग्राफ्टिंग ले लो, उन सब की विधियाँ आती है, ठीक है। उसके अलावा टिश्यू कल्चर के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, तो उनको भी बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखो पौधरोपण, पौधरोपण का मतलब प्लांटिंग से है कि पौधों को कितनी दूरी पे लगाया जाता है ना, और गड्ढे कैसे तैयार करते हैं, क्या सावधानियां वगैरह रखते हैं, वो बिल्कुल बेसिक है और वो अपने को आना भी चाहिए। तो अब इससे आगे अपन बात करें तो आगे टॉपिक दे रखा है कि फल उद्यान के स्थान का चुनाव एवं योजना, यानी कि बगीचा लगाने के लिए जब स्थान का चुनाव करते हैं उस टाइम पे अपने को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जरूर है, क्योंकि ये नौकरी लगने तक और नौकरी लगने के बाद भी आपके काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, एक बार मजा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो कि उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन की विधियाँ, इन विधियों के बारे में आप लोगों ने पहले सुना हुआ है, जैसे वर्गाकार, आयताकार, षटभुजाकार, पंचभुजाकार, त्रिभुजाकार, कंटूर, ये सब जो बगीचे लगाने की विधियां हैं। यहाँ से एक कितना खतरनाक क्वेश्चन पहले आ रखा है, देखो मैं वापस यहाँ पे डिस्कस करूँगा। 2012 के पेपर में एक क्वेश्चन आया, वो उससे पहले इतिहास में किसी भी एग्जाम में नहीं आया था, कि पंचभुजाकार विधि जो होती है, तो पंचभुजाकार विधि में कोई किसान एक बगीचा लगाना चाहता है और उस बगीचे में खजूर का मान लो बगीचा, और दूरी रखना चाहता है 8 × 8 मीटर, ठीक है, पंचभुजाकार विधि में। तो 1 हेक्टेयर के अंदर कितने पौधे लगेंगे। इससे पहले तक वर्गाकार या षटभुजाकार का पूछा गया था, तो इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ पड़ता है, मतलब हर किसी को नहीं आता है। तो इसको मैं बहुत इतना इजी तरीके से आपको बता लूँगा कि आप खुद भी समझ पाओगे और औरों को भी समझा पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रखा था पहले, तो ये इस टॉपिक से आएगा। इसके अलावा भी इसके कई छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन वो ईजी है, वो आप आराम से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक है पाला, लू और अफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ। अब बगीचा लगा लिया, उस टाइम पे विपरीत परिस्थिति, कई बार पाला है, आंधी तूफान, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, कई बार ओले पड़ जाते हैं या फिर लू चलती है, तो उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो अपन इसमें मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। और अफलन का मतलब होता है अनफ्रूटफुलनेस। ये एक बहुत अच्छा खासा एक पूरा लेक्चर है 1 घंटे का। इसमें अपन जितनी भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जैसे आनुवांशिक कारक, जिनमें अपन मेल स्टेरिलिटी है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, इस तरह के जो थोड़े टफ सा टॉपिक लगता है, वो भी बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा दूँ। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं और इनका समाधान, यानी अफलन की स्थितियाँ और इनका समाधान। तो समाधान भी अपन देख लेंगे, मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। फिर अपन आगे देख रहे हैं
कि फल उद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग। अब ये इस टॉपिक से पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कि कितना अच्छा क्वेश्चन 2012 में वापस पूछा था। उसमें यूँ पूछा था कि जो तरबूज होता है, तो तरबूज के अंदर ये जो पादप वृद्धि नियंत्रक होते हैं, इनकी कितनी सांद्रता, मान लो कि Na का आपको यूज करना है, उसकी कितनी सांद्रता का उपयोग किया जाता है। उसमें ऑप्शन ऐसे थे 200 ppm, ऐसे 800 ppm या फिर इससे आगे। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उस टाइम पे इन लोगों ने नहीं सुना था कि ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अश्योर कर देता हूं कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं और पहले भी आए हैं एग्जाम में, बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से किए हैं। तो आपको मैं और हाइब्रिड तरीके से बताऊंगा और बेहतरीन तरीके से बताने का मेरा प्रयास रहेगा, और मेरा ये प्रयास रहेगा आप सभी का अल्टीमेटली सिलेक्शन हो, ठीक है। तो और पादप वृद्धि नियंत्रकों में और कई भी क्वेश्चन, जैसे सब्जी फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का यूज़ किया जाता है, कोशिका विभाजन के लिए चिलिंग टेम्परेचर यानी कि ठंड से बचाने के लिए किस हार्मोन का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये सब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, फिर सब्जी उत्पादन की विधियाँ, और ये नर्सरी प्रबंधन वाला अपन पहले देख चुके हैं। सब्जी उत्पादन की विधियाँ यानी किस तरह से सब्जियाँ हो, इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँगा, आप ये टॉपिक को पकड़ नहीं पाएंगे। सब्जी उत्पादन की विधियाँ कौन सी होती हैं, या इसको अपन टाइप ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग में देखेंगे। इसमें जैसे इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग देखते हैं ना, या फिर ट्रक गार्डनिंग जो देखते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग आपने देखी हुई, फ्लोटिंग वेजिटेबल, या फिर वेजिटेबल फोर्सिंग, इस तरह के जो टर्म है ना, वो सारे के सारे अपन यहाँ पे फटाफट देख लेंगे। हाँ, फिर देखो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि अपन आगे इसको बढ़िया तरीके से देख पाएँ। चलिए, अब इससे आगे है राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन की विधियाँ, जीवांश खाद और उर्वरक, सिंचाई, कटाई छटाई, उपज, प्रमुख कीट व्याधियाँ और इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी। यानी कि अभी कुछ फसलें दी जा रही है आगे जो कि सिलेबस में है, उनके बारे में ये सब। मान लो कि आम है, जैसे यहाँ पे दे रखा है आम, तो इस आम के बारे में ये सब चीज़ें अपने को पढ़नी, इसकी किस्में पढ़नी है, जलवायु, मृदा, या फिर इसमें कटाई छटाई कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें छोटी मोटी, कौन से खाद, उर्वरक, सिंचाई वगैरह, ये सब जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं वो सब अपन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इन सिलेबस में देखो आम है, तो आम से तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रूट में इंपॉर्टेंट होता है तो वो है आम, इसलिए आम को अपन फलों का राजा भी कहते हैं, भारत में का राष्ट्रीय फल भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं, और आजकल बहुत अच्छी अच्छी किस्मों का विकास हो गया है जिनका क्रॉस पूछा जाता है। जैसे JRF का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो जितने भी क्रॉस आजकल पूछे जाते हैं वो सब मैं आप लोगों के क्लियर करवा दूंगा। जितनी भी नई किस्में, जैसे अंबिका है, पूसा पीताम्बर है, पूसा लालिमा है, पूसा श्रेष्ठा है, पूसा प्रतिभा है, अर्का पुनीत है, ठीक है, या फिर अर्का अरुण है, अर्का अनमोल है, ये नई किस्में हैं, सब इनका क्रॉस पूछा जाने लगे। अब तक ना अपन क्या पढ़ गए हैं, अपन आम्रपाली का क्रॉस पढ़ते हैं, मल्लिका का पढ़ते हैं, रत्ना का पढ़ते हैं, सिंधु का पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी अच्छी किस्में वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फिर देखो नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्ग के अंदर बहुत सारे फल आते हैं। यूँ कहा जाए तो सभी फलों में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो होती है, विविधता, वो नींबू वर्गीय फलों में ही पाई जाती है। नींबू वर्ग की 100 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। अपने 3 काम की हैं, एक तो है संतरा, संतरे को अपन जिसको मैंडरीन बोलेंगे, दूसरा है माल्टा जिसे मौसम्बी बोलते हैं, और तीसरा अपन पढ़ेंगे नींबू। ये तीनों नींबू वर्ग में आपके सिलेबस में है, इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और राजस्थान के अंदर ये होते भी अच्छे खासे तरीके से हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म पूछा जाता है, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन का नमूना दूँ क्या मैं, 2012 वाले पेपर का। 2012 वाला पेपर इसलिए ले रहा हूँ वो सबसे टफ था, है ना। बाकी भी है कई एग्जाम्पल, लेकिन वो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है। इसमें एक पूछा गया था कि पाइनएप्पल किसकी किस्म है, पाइनएप्पल किसकी किस्म है, ये नींबू वर्ग से पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन ऐसे थे, पहला था अनानास की, दूसरा था मैंडरिन की, तीसरा ऑप्शन था इसमें स्वीट ऑरेंज की, ठीक है, स्वीट ऑरेंज। तो उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं चला था यार ये हो क्या रहा है, लेकिन स्वीट ऑरेंज अपन बोलते हैं इस माल्टा को,
मौसम्बी को अपन स्वीट ऑरेंज बोलते हैं, स्वीट ऑरेंज की ही ये वैरायटी है पाइनएप्पल। तो ये इस तरह से अपन बढ़िया तरीके से करेंगे कंप्लीट। फिर है अमरूद। अमरूद में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि एक क्वेश्चन बताता हूं कि लेटेस्ट जो क्या चल रहा है कि अमरूद की जो सीडलेस किस्में होती है, बीज रहित किस्में, उन किस्मों के ऊपर किस तरह के फल लगते हैं। ठीक है, तो बीज रहित जो किस्में होती हैं उन पर दो तरह के फल लगते हैं। एक तो पूरे के पूरे बीज रहित लगते हैं, एक लगते हैं आंशिक बीज रहित। यानी कि कोई अमरूद का पौधा है, इस अमरूद का पौधा या ये कोई किस्म लगा रखी है, इसको मान लो कि सहारनपुर सीडलेस है। ठीक है, इस किस्म में किस तरह के फल लगेंगे। कुछ फल तो ऐसे लगेंगे जिनमें बिल्कुल भी बीज नहीं होंगे, और कुछ फल ऐसे लगेंगे जिनमें एक आधा बीज हो सकता है, यानी आंशिक, पार्शियली सीडलेस या फिर पार्टली सीडलेस बोला जाता है। इनको बोला जाता है कंप्लीट सीडलेस। तो जो बीज रहित किस्में होगी उनमें दोनों तरह के फल लगेंगे, एक तो पूर्णतया बीज रहित लगेंगे और एक आंशिक बीज रहित। तो ये लेटेस्ट प्रश्न मैंने बताया। इसके अलावा एक लेटेस्ट प्रश्न जो इसमें चल रहा है, मान लो कि अमरूद की ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो विल्ट रेजिस्टेंट है, जो अमरूद का उकटा रोग होता है, सूखा रोग, उसके प्रति प्रतिरोधी स्पीसीज कौन सी है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सीडियम गुआजावा तो अपने वाले अमरूद का नाम होता है। एक चाइनीज अमरूद और होता है जिसे अपन सीडियम फ्रेडरिच स्टेलियनम बोलते हैं। वो जो स्पीसीज है उसमें ये विल्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी प्रश्न कई बार JRF वगैरह में पूछा जा रहा है। अनार की बात करो तो अनार राजस्थान में खूब होता है। अनार की किस्में, जैसे अनार की कई किस्में, एक नया प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अनार की ऐसी किस्म है जिसमें सबसे ज़्यादा फल फटने की समस्या होती है। ठीक है, ये प्रश्न अभी ARO के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। इसके अलावा भी और कई क्वेश्चन हैं। पपीता जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पपीता में जो फेमस क्वेश्चन कौन से चल रहे हैं कि कौन सी किस्म डायोसियस टाइप की है, कौन सी गायनोडायोसियस टाइप की। ठीक है, और कई तरह की किस्में जब आप कृषि पर्यवेक्षक बन जाओगे तब मार्केट में आप देखोगे कि एक वैरायटी है जिसे बोलते हैं रेड लेडी 786। रेड लेडी 786 एक नई किस्म है। इसको अपन MP से लेकर के थोड़ा महाराष्ट्र में अपने इधर इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर उगाया जा रहा है, मतलब बहुत सारे फल लगते हैं और बिल्कुल लाल कलर के फल लगते हैं। रेड फ्लैश्ड वैरायटी रेड लेडी 786। और इसके अलावा और भी जो भी फैक्ट होंगे वो सब पढ़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। बेर है, बेर राजस्थान में खूब होता है। राजस्थान के अंदर फलों का राजा ही बेर को कह देते हैं। तो बेर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब देखेंगे। खजूर, खजूर की तो बात ही क्या करें। राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा फल होने की जो संभावनाएं हैं, भविष्य देखा था ना ऊपर ने, अपन ने भविष्य, स्थिति क्या है भविष्य, तो उस भविष्य के मामले में खजूर ऐसा फ्रूट है जिसमें अपन बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है राजस्थान, विशेषकर इनको एक्सपोर्ट करके विश्व के अंदर। तो खजूर में भी बहुत सी बातें अपने को जाननी चाहिए। परंतु एक प्रश्न बहुत फेमस चल रहा है खजूर का कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो खजूर की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था ना, पाला, लू, अफलन, यानी कि फलन को प्रभावित करने वाले कारक। उसके अंदर जो भौतिक कारक हैं उनमें खजूर की बात की जाए तो जो बारिश हो जाती है, मतलब फल जब खजूर में पकने लगते हैं उस टाइम पे बारिश हो जाती है, वो सबसे बड़ी थ्रेट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खजूर की खेती के अंदर। ये प्रश्न बड़ा क्रेज में चल। आंवला, 2012 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि आंवला के अंदर फूल किस महीने में आते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है अपने लिए। अपन बहुत गहराई से पढ़ेंगे और बहुत आनंद के साथ पढ़ेंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा एक बार। खजूर, अंगूर, अंगूर के जो राजस्थान के जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में अच्छा अंगूर होने लगा है, तो अंगूर के बारे में भी अपन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। फिर लेसुआ, लेसुआ जिसको अपन गोंदा बोलते हैं, ठीक है, तो गोंदे के बारे में भी बढ़िया पढ़ लेंगे। फिर बिलपत्र, बिलपत्र भी राजस्थान में होता है, तो बिलपत्र में भी जो अब यहाँ पे ये 3-4 जो फ्रूट है ना, जैसे खजूर है, बेर है, आंवला है, लेसुआ है और बील है, इनमें क्या नई किस्में हैं जो गुजरात का गोदारा स्टेशन है या फिर जो इसके अंडर में काम करता है, CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि बीकानेर के अंदर है। तो ये बीकानेर आजकल इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, नई नई बहुत सारी किस्में निकाली, जैसे गोमा ऐश्वर्य आंवला की किस्में, गोमा यशी बील पत्र की किस्में, जैसे एक और थी गोमा कीर्ति या फिर गणेश कीर्ति बेर की किस्में। इसके अलावा भी और कुछ सब्जियों में भी किस्में निकाली है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, तो हम वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ रहे हैं अपन। और
ये तो रही फलों की बात, ठीक है। अब इनके अलावा भी कुछ फल ऐसे हैं जो है तो सिलेबस में तो नहीं दे रखे लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो अपन उनको भी देखेंगे। जैसे फालसा है, तो फालसा सिलेबस में नहीं दे रखा लेकिन कई बार फालसा से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फालसा का कुल कौन सा है, तो वो भी अपन देख लेंगे। और भी कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर फ्रूट है तो उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। या फिर आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि नहीं सर ये चीज़ छूट रही है, आप ये कंप्लीट कराओ, तो उसको भी हम लोग जो है कंप्लीट करवा देंगे। मतलब जैसा आपका आएगा कमेंट कि भाई नहीं सर वो चीज़ हमें वापस समझाओ, तो वो दोबारा भी समझाएंगे। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ 2012, 2013, 2015, 2018 जितने भी कृषि पर्यवेक्षक या फिर सहायक कृषि अधिकारी या फिर ARO, ARO के जितने भी पहले के क्वेश्चन पेपर हैं वो अपन हल करेंगे, ठीक है, यहीं पे हल करेंगे। फिर सब्जियों की बात की जाए तो वहाँ पे है टमाटर, तो टमाटर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। फिर है प्याज, फिर है फूल गोभी और पत्ता गोभी। गोभी वर्ग में दो ही केवल गोभी हैं, तो अपन इसके अलावा भी जो गोभियाँ होती है, जैसे कई तरह की गोभी होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, एक होती है ब्रोसेल्स स्प्राउट, केल, चाइनीज़ कैबेज, रेड कैबेज, कई तरह की गोभी होती है लेकिन इसमें दो ही दे रखी है। लेकिन इसके अलावा अपन गांठ गोभी के ऊपर गांठ गोभी या फिर अपन एक जो आपकी ब्रोकली होती है ना, ब्रोकली, उस ब्रोकली इसके ऊपर भी अपन हल्का सा डिस्कशन उसमें करेंगे, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। फिर देखो इसमें भिंडी देंगे। फिर कद्दू वर्गीय सब्जियाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जियों के अंदर है, मोस्ट, क्योंकि राजस्थान के अंदर कद्दू वर्गीय सब्जियां ज़्यादा होती है, उनमें भी तरबूज और खरबूज पहले नंबर पे है, ठीक है। तरबूज खरबूज से इनकी जो किस्में हैं वहाँ से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन कद्दू वर्गीय सब्जियों के ऊपर जो लिंग रूपांतरण वाला टॉपिक कितना आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है, या पादप वृद्धि नियंत्रक जो होते हैं हार्मोन, उनका किस तरह से अपने को उपयोग करना चाहिए इनमें। तो और इसके अलावा जो वेराइटीज़ हैं, है ना, जिनका क्रॉस, उन किस्मों का संकरण भी पूछा गया है। मैं आपको एक एग्जांपल फिर दे देता हूँ कि 2012 में ये पूछा गया था कि पूसा बेदाना जो किस्म है, पूसा बेदाना तरबूज की किस्म है, इसका संकरण पूछा गया था, ठीक है। वो संकरण होता है टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल। इसके अलावा भी जो किस्म है, जैसे पंजाब रसीला है, तो पंजाब रसीला का क्रॉस भी पूछा गया। तो मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अब अपने को पता चल गया कि पेपर ऐसा आने की संभावना रहती है, ऐसा ही मान के चलना है कि ऐसा पेपर आएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अपन ये चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप कृषि पर्यवेक्षक के अलावा कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर देखो बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर है, जैसे गाजर है। और गाजर और मूली में ये प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन का एक क्रेज क्या है कि एशियन किस्में और यूरोपियन किस्में, यानी कि एशिया के अंदर पाए जाने वाली किस्में जो उष्ण जलवायु में होती है और जो शीतोष्ण में होती है यूरोपियन वेराइटीज़, उन दोनों में अंतर भी बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन फिर मैं बता देता हूँ। पहले पूछा गया था कि जो एशिया की गाजर होती है, अपने एशियन गाजर, उसकी क्या विशेषता है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। और कद्दू वर्ग में एक प्रश्न और बताऊं, इसमें एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था कि नर पुष्पों की संख्या बढ़ने के लिए किस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी परिस्थिति अगर है तो उसके अंदर नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। मैंने कहा था ना लिंग रूपांतरण, तो उस टॉपिक में अपन बहुत बढ़िया तरीके से ये देख लेंगे कि कौन सी परिस्थिति होगी तो नर पुष्प बढ़ेंगे और कौन सी परिस्थितियाँ होंगी तो मादा पुष्प बढ़ेंगे, ठीक है। ये गाजर और मूली एक साथ ही बढ़ेंगे। फिर पालक है, एक तो देसी पालक है और एक स्पिनच जो होता है वो भी विदेशी पालक या विलायती पालक, वो भी पढ़ लेंगे। तो ये तो रही एक बार मोटी मोटी फल सब्जियों की बात। अब फल सब्जियों के अलावा और क्या क्या सिलेबस में है उसको देखो। फिर दे रखा है फल एवं सब्जी परिरक्षण का महत्व। परिरक्षण का मतलब अब स्टोरेज वाली बात हो गई है कि फल सब्जियों को कैसे भंडारित करें, लंबे समय तक सुरक्षित रखें, ठीक है। तो उनका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे भारत में एक बहुत बड़ी योजना चल रही है जिसे अपन बोलते हैं NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यानी कि सबसे बड़ी थ्रेट क्या है हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, कि अपन पैदा कम नहीं करते हैं, खूब अच्छा खासा प्रोडक्शन अपन कर लेते हैं, लेकिन इनमें से 25 से 30-40% तक खराब हो जाता है तोड़ने के बाद में, जिसको अपन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोलते हैं, ठीक है। माना कि आपने 100 किलो टमाटर पैदा किया, उसमें से 30-40 किलो आपका खराब हो गया, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता फिर उत्पादन करने का। तो वो इम्पोर्टेंस अपन पढ़ेंगे कि किस तरह का भविष्य है, क्या क्या होना चाहिए। उसके अलावा देखो ये इसमें दे भी रखा है कि वर्तमान स्थिति और भविष्य,
कि अभी परिरक्षण की भारत में क्या स्थिति है, विश्व में क्या स्थिति है, क्या होनी चाहिए, कितने फल सब्जियों का परिरक्षण किया जा रहा है, कितना होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने नया कुछ करने का प्रयास हो रहा है, तो वो सब भी अपन बढ़िया तरीके से देख लेंगे। फिर फल परिरक्षण का सिद्धांत और विधियाँ, 1 से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% आता ही आता है। तो फल और सब्जी परिरक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, ये बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। फिर देखो डिब्बाबंदी, ये डिब्बाबंदी शब्द तो छोटा है, इसे बोलते हैं कैनिंग। तो ये कैनिंग एक प्रोसेस होती है अच्छी खासी, इस कैनिंग से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ये तो कैनिंग अपन इतनी अच्छी तरीके से कर लेंगे कि जब आप कृषि पर्यवेक्षक बन जाओ और जरूरत पड़े मार्केट में कि भाई कैनिंग करनी है तो आप आराम से कैनिंग कर लोगे, इतना प्रैक्टिकल भी अपन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन डिब्बाबंदी के बाद। फिर देखो यहाँ, फिर उसके बाद में है सुखाना एवं निर्जलीकरण की तकनीक। सुखाना को अपन बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग एक देसी तरीका है, ये इसके अंदर आएगा। देखो राजस्थान में इसकी परंपरागत विधियाँ, अपन राजस्थान के अंदर पुराने ज़माने से ही चीज़ों को सुखाते हैं। जैसे भिंडी की सब्जी बनानी होती है तो भिंडी को अपन सुखा देते हैं, ग्वारफली की सब्जी बनाते हैं अपन तो ग्वारफली को कई बार काट करके सुखा देते हैं और फिर पूरे साल भर यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने कई चीज़ें सुनी हुई, जैसे आम है तो आम को भी अपन काट करके छत पे सुखा देते हैं धूप में, जब वो सूख जाता है फिर साल भर सब्जियां बनाते हैं, दैट इज ड्राइंग। वो सबसे नेचुरल मेथड है। ठीक है, फिर आगे देखा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को फिर बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। ये थोड़ा कृत्रिम तरीका है, अपने को मशीनों के द्वारा सुखाना होता है, और यहाँ पे ड्राइंग है, मतलब सन ड्राइंग, एक तरह से सूर्य के ताप में सुखाना। तो वो सब अपन देख लेंगे इसमें। अब देखो आगे फल पाक, जिसे अपन जैम कहते हैं, और अवलेह जिसे अपन जेली कहते हैं। जैम और जेली बहुत फेमस उत्पाद है, यानी सबसे ज़्यादा अगर परिरक्षण में बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस ही जैम जेली होते हैं। तो जैम जेली को बनाने की विधियाँ और कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से उपकरण इसमें यूज होते हैं, जैसे रिफ्रैक्टोमीटर है ना, या फिर जेल मीटर है, इसके अलावा सेलोमीटर है, जो भी यूज होगा वो भी अपन देखा जाएगा। फिर देखो कैंडी, कैंडी का प्रश्न भी आ रखा है कि भाई कैंडी के अंदर TSS कितना होता है, ये भी सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखो शरबत, पानक जिसे अपन स्क्वैश बोलते हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो आदि को बनाने की विधियाँ, तो इन सब को अपन अच्छे तरीके से बना लेंगे। ओके, फिर आगे देखो हल्का सा औषधीय पौधों। औषधीय पौधों में आप लोग जानते हो जैसे सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है ना, इसके अलावा जितने भी जैसे कैथारेंथस रोजेसस, एक मैं आपको नए पेड़ का नाम बता दूं, जैसे गांव में आप सदाफुली कहते हो या सदाबहार के नाम से जानते हैं, कैथारेंथस रोजेसस। उससे 2 ऐसे केमिकल निकालते हैं जिसे विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन कहते हैं, जो कि कैंसर के इलाज में कारगर है। जो कैंसर के इलाज के लिए मार्केट में जो टेबलेट्स आती हैं ना, उसके ऊपर सीधा लिखा हुआ होता है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये किस में पाया जाता है, ये जो औषधीय पौधा जिसे अपन सदाबहार के नाम से जानते हैं, सदाबहार, इसे गाँव में अपन सदाफुली, सदासुखी, इस तरह के नामों से जानते हैं। वो भी एक तरह से औषधीय पौधा भी है, ऑर्नामेंटल के साथ साथ। इसके अलावा जैसे कुछ सिलेबस में जैसे आपका ये जेट्रोपा कर्कस जिसे आप लोग कहते हो, रतन जोत है, उस तरह के कुछ है, और 4-5 पौधे सिलेबस में हैं, उनको एक एक करके अपन बढ़िया पढ़ेंगे। फिर देखो फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान। अब यहाँ पर तो इन बेटे क्या कर देते हैं ये सिलेबस वाले, केवल सिंपल लिख देते हैं कि सामान्य ज्ञान, लेकिन वहाँ पे प्रश्न जो आता है फूलों की खेती से वो होश उड़ाने वाला होता है। ठीक है, तो पहली बार उस टाइम पे प्रश्न आया था कि फ्रेंच गेंदा होता है, ऐसे फ्रेंच गेंदा होता है। तो फ्रेंच गेंदा प्रश्न ऐसे था, इसमें ऑप्शन ऐसे थे, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, यानी कि जो गेंदा 2 तरह का पढ़ेंगे अपन मोटा मोटा, हालांकि 7-8 प्रकार होते हैं, 2 मोटे मोटे कौन से, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। तो अफ्रीकन गेंदा होता है द्विगुणित डिप्लॉइड, और फ्रेंच गेंदा होता है टेट्राप्लॉइड या फिर चतुर्गुणित। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। इसके अलावा गुलाब से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुलाब की जितनी भी प्रजातियाँ हैं, चाहे वो सुगंधित गुलाब है या फिर आपका जो नॉर्मल गुलाब है जो आपका पुष्कर में होता है। अब यहाँ से 2012 का एक क्वेश्चन आपको ऐसे जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। यहाँ पूछा गया था कि जो रोजा डोमेसिना है, जिसे अपन सुगंधित गुलाब कहते हैं, रोजा डोमेसिना, चैती गुलाब मान लो उसको, जहाँ जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, तो उसके अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ऐसे थे 0.01, 0.02, 0.04, 0.08।
इस तरह का प्रश्न था जिसे एक बार तो देख के हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसका उत्तर हालांकि ये था, लेकिन अपन इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे कि कितने फूलों से अपन लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि 4000 से 5000 किलो जब फूल होते हैं, 5000 किलो गुलाब के, तब जाकर के अपने को 1 लीटर के आसपास गुलाब का जल मिलता है, यानी कि ऑयल मिलता है, गुलाब का तेल, जिसे एसेंशियल ऑयल कहते हैं। गुलाब जल एक अलग चीज़ है और गुलाब का तेल अलग चीज़ है, रोज़ ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पर रोज़ के तेल की बात हो। फिर आगे लिखा है राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं खुद पहले कृषि पर्यवेक्षक था 2-3 साल के लिए, और मेरी भी अंडर 50 के अंदर रैंक थी, और अभी मैं सहायक कृषि अधिकारी हूँ। और खुशी की बात यह है कि मैं उद्यान विभाग में ही हूँ, है ना। मेरी पोस्टिंग अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ही हो रखी है। और इस टॉपिक को वापस पढ़ो कि राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। तो मेरा काम ये रहता है कि मैं किसानों को उद्यान विभाग की योजनाएं बताऊं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हॉर्टिकल्चर की जितनी भी योजनाएं हैं मैं आपको इस तरह से बता दूंगा, आपको किसान मान करके बता दूंगा कि आप उनके अंदर इंटरेस्ट लो, कृषि पर्यवेक्षक बन जाओ, उसके बाद में लोगों की सेवा करो। इस हिसाब से बढ़िया बता दूंगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि नवंबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, और साथ में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाएंगे ताकि आप जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करें रेगुलर। और फिर मैं अभी हालांकि मैं हर संडे को आता रहूँगा आपके साथ में, इस तरह की बातें अपन करते रहेंगे, और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जो बताऊँगा वो बहुत आपके काम की होगी। और फिर अपन जो पुराने साल के जितने भी पेपर हैं 2012 या इससे पहले से लेकर के अब तक, चाहे वो AAO हो, AR हो, जितने भी हैं उन सब को अपन हल करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर मैं आपको कुछ काम की बातें वो भी बताऊंगा कि कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी कितनी होती है, AAO की कितनी होती है, किस तरह के कृषि पर्यवेक्षक के फील्ड में काम रहते हैं, ठीक है। वो सब बातें जो आप जानना चाहते हैं, ठीक है। एवरीथिंग सब कुछ मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, और इसके बाद में अगले लेसन में अपन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।